Good morning, students. Today we will discuss the second part of our chapter first, the new social and political groups. The study of the 1,000 years between 700 and 1750 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of developments that occurred over the period. अब जो historians के लिए क्या था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो इतने बड़े टाइम में यानी कि 1,000 years के ड्यूरिंग जो चेंजेस आए उनको एक एक्सट्रैक्ट करना और हम सबको रिप्रेजेंट करना, क्योंकि बहुत सारे वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स अकर्ड दैट पीरियड, बहुत सारे चेंजेस इस पीरियड में आए. एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज मेड देयर अपीयरेंस दैट मीन्स केम इन फ्रंट ऑफ अस, कि डिफरेंट मोमेंट पे डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर अपीयर हुई. जैसे कि एक एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं पर्शियन व्हील यूज़ हुआ था इरिगेशन में, स्पिनिंग व्हील यूज़ हुआ था वीविंग के लिए, एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, फायर आर्म्स का यूज़ हुआ था कॉम्बैट में. कॉम्बैट होते बेटा बैटल्स, फाइट. एंड न्यू फूड्स एंड बेवरेज अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. अब नए नए फूड्स यहाँ पर सामने आए थे हमारे. कौन कौन से? पोटैटो, कॉर्न, चिली एंड अदर्स. बेवरेज दैट मीन्स ड्रिंक्स अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट. ये कौन कौन से थे बेवरेज? जैसे कोई भी ड्रिंक है उसको हम बेवरेज कहते हैं. टी एंड कॉफ़ी केम एट दैट टाइम. रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस होती हैं बेटा न्यू टेक्नोलॉजीज, एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल who brought other ideas with them as well. कि जैसे जैसे नए लोग यहाँ पर आए तो वो अपनी नई नई टेक्नोलॉजीज, नई क्रॉप्स यहाँ पर लेकर के आए. एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस. और इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस यहाँ पर हुए. यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज चेंजेस. ये सारे चेंजेस जो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हैं हम चैप्टर 5, 6 और 7 में आगे पढ़ेंगे, रीड करेंगे. दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी. अब हम बात कर रहे थे कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस आए ड्यूरिंग द पीरियड, सो यहाँ पर मोबिलिटी भी हुई. मोबिलिटी का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर्पजफुली. Groups of people traveled long distances in search of opportunities. अब यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ पीपल, अब अकेले नहीं जाते थे पहले के टाइम पे, बहुत सारे ग्रुप में मेंबर्स जाते थे, ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंसेस पे. किस चीज़ में के लिए? अपॉर्चुनिटी सर्च करने के लिए कि कहाँ से वो अर्निंग कर सकते हैं, कहाँ से क्या, मतलब कुछ भी अपॉर्चुनिटी पाने के लिए वो एक जगह से दूसरी डिस्टेंस पे मतलब जाते थे, ट्रैवल करते थे. द सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्च्यून. अब जो हमारा इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है बेटा, कि हमारा इंडिया के लिए हमने सब कॉन्टिनेंट यूज़ किया हिस्टोरियंस ने, वर्ल्ड. ये हमें बहुत ज़्यादा इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ प्रोवाइड करता था हमारे इंडिया यहाँ पर लोगों को, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ वो प्रोवाइड करता था ताकि वो अपने फ्यूचर को कार्व कर सकें, डिज़ाइन कर सकें, डेवलप कर सकें. वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड वर द, सबसे पहले जो थे इम्पोर्टेंट बने वो थे राजपूत. अब ये राजपूत वर्ड आया कहाँ से बेटा? कि अ नेम ड्राइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, यानी कि राजा का बेटा. तो इस राजा के पुत्र से ही ये वर्ड यूज़ किया गया है राजपूत, the son of the ruler. Here is the definition given for the Rajputra, the son of a ruler. So you can underline it. Between the 8th and the 14th century, अब हम बात कर रहे थे 700 से 1750 थी. अब जो ड्यूरेशन बता रहे हैं वो 8th सेंचुरी से लेकर के 14th सेंचुरी तक का ड्यूरेशन बता रहे हैं, जिसमें क्या बताया गया है कि जो टर्म अप्लाइड की जाती थी मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, वॉरियर्स के ग्रुप के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था बेटा? क्षत्रिय. और ये किसके लिए था? एक कास्ट स्टेटस था बेटा. द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चिफ्टेंस बट ऑल्सो सोल्जर्स एंड द कमांडर्स.
who served in the armies of different monarchs all over the subcontinent. और जो ये क्षत्रिय वर्ड है, ये टर्म किसके लिए होती थी? ना केवल रूलर्स के लिए, ना केवल चिफ्टन्स के लिए, बल्कि सोल्जर्स, कमांडर्स, जो भी आर्मी में सर्व करते थे ना, सब के लिए ये टर्म यूज होती थी. A chivalric code of conduct, extreme valor, वेलर होता है बेटा पावर, आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी शक्ति है, एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, कि आपके अंदर कितनी लॉयल्टी है, कितने आप ईमानदार हैं. वर द क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय देयर पोइट्स एंड बार्ड्स. ये सारी चीज़ें राजपूत को शो की गई है किनके द्वारा? उनके पोइट्स के द्वारा, उनके बार्ड्स के द्वारा. यानी कि उनकी जो पोइट बार्ड्स थे वो उनकी क्वालिटीज़ को अपने पोएम्स में एक्सप्रेस किया करते थे उस टाइम पे. अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठाज, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस, ये भी यहाँ पर मतलब कह रहे हैं कि इन्होंने भी अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को शो किया, एक्सपेंड किया, एंड ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट, कि पॉलिटिकली यहाँ पर इम्पोर्टेंस इन्होंने अपनी दिखाई. इन सभी अदर कास्ट ने भी, हम कह सकते हैं अदर ग्रुप्स ने भी, राजपूत के अलावा. थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वॉज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट. अब चूँकि डेवलपमेंट हो रहा था तो डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? फूड भी चाहिए बेटा. तो अब फॉरेस्ट की क्लियरिंग होने लगी, यानी कि जितने भी फॉरेस्ट थे उनके अंदर से पेड़ों को काटा जा रहा था, ग्राउंड बनाए जा रहे थे, प्लेन्स बनाए जा रहे थे, ताकि वो क्या कर सके? इरिगेशन, एग्रीकल्चर कर सकें. एग्रीकल्चर करने से ही एक्सपेंशन बढ़ा, एक्सटेंशन हुआ एग्रीकल्चर का यहाँ पर जब क्लियरिंग हुई फॉरेस्ट की. अ चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर्स, कि ये जो चेंज है बहुत ही फास्टली यहाँ पर मूव किया, मोर कंप्लीट था इन एरियाज़ के अंदर, और दूसरे एरियाज़ के अंदर चेंजेस इन देयर हैबिटेट. हैबिटेट मतलब वहाँ रहने वाले लोग, कि वहाँ रहने वाले लोगों के अंदर भी चेंज आया. जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैबिटेट्स थे वो वहाँ से चले गए, क्योंकि उनको फोर्सफुली वहाँ से निकाल दिया गया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को माइग्रेट कर दिया गया. Others started tilling the land and became peasants. कुछ ऐसे हैबिटेट्स थे जिन्होंने मतलब टिलिंग का काम कर दिया, यानी कि खेत जुताई का काम कर दिया स्टार्ट, और वो वहाँ पर पीजेंट बन गए, किसान बन गए. These new peasants groups gradually began to be influenced by regional markets. अब ये इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, जितने भी वहाँ की जितनी मार्केट्स थी, चिफ्टन्स थे, प्रीस्ट थे, मोनास्ट्रीज थी, टेम्पल्स थे, उन सब से वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए और वो वहीं पर रह गए. दे बिकम द पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़. अब वो इस बड़ी सी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के पार्ट बन गए थे, वो जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकल लॉर्ड्स. अब इसके बिहाफ पे मतलब जब वो यहाँ पर रहने लगे, इनहेबिटेट बन गए यहाँ के एरिया के, तो उन्हें क्या करना था? अब टैक्स पे करना था अपनी मार्केटिंग के लिए. ठीक है, कि वो या तो वो गुड्स के रूप में, यानी कि कोई थिंग राजा को, लॉर्ड को प्रोवाइड करे, या फिर अपनी सर्विस, यानी कि उनके यहाँ अंडर काम करके टैक्स पे कर सकते थे. एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस एमर्ज्ड अमंग द पीजेंट्स. और इसका रिजल्ट क्या निकलता है बेटा? कि जो मेन इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस आ गए थे. इकोनॉमिक होता है बेटा जैसे फाइनेंशियली डिफरेंस आ जाना, और सोशल डिफरेंस मतलब जैसे वो लोअर क्वालिटी, लोअर लेवल के लोग थे तो लोअर डिफरेंस में आ गए थे, और बड़े जो हाई सोसाइटी के पर्सन थे वो, ये डिफरेंसेस यहाँ पर शो किए गए हैं कि पीजेंट्स में और जो रॉयल पर्सनैलिटीज़ थे उनमें क्या डिफरेंसेस थे. सम पोजेस मोर प्रोडक्टिव लैंड्स, कि कुछ के पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड्स थे. अदर्स आल्सो केप्ट कैटल्स, एंड सम कंबाइंड आर्टिशंस वर्क्स विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन. कि कुछ ऐसे भी थे जो कि ऐसे सीज़न में, जिस सीज़न में हम मतलब एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो आर्टिशियल वर्क करते थे, कैटल्स ग्रेजिंग करते थे, एंड अदर वर्क्स वी कैन से फॉर देयर लाइवलीहुड. एज सोसाइटी बिकेम मोर डिफरेंशिएटेड, people were grouped into jatis and subcaste and ranked on the basis of their backgrounds and their occupations.
अब हम बात कर रहे थे कि जैसे जो सोसाइटी डेवलप हुई तो यहाँ पर जो लोग हैं बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो गए, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। अब हम बात कर रहे हैं जातीज़ क्या होती हैं, सब कास्ट क्या होती हैं, रैंक क्या होती हैं। आई हैव गिवन यू ऑलरेडी द की वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड यू हैव टू रिमाइंड दैम बेसिकली एंड द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड। अब जो बेसिस थे इनके जातीज़ के आधार पर इनको बांट दिया गया, सब कास्ट के आधार पर इनको बांट दिया गया, और रैंक के आधार पर जैसे ग्रुपिंग होती है तो उसमें रैंक होती हैं, तो उस रैंक के आधार पर भी इनको डिवाइड कर दिया गया। एंड द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन, उनके काम के आधार पर उनको डिवाइड कर दिया गया। रैंक्स वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिएड अकॉर्डिंगली टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति। अब जो रैंक्स थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी एंड वेरिएड, वो डिफरेंट भी थी अकॉर्डिंग टू द पावर। पावर जितनी जिसके पास होती थी, इन्फ्लुएंस जिसके पास होती थी, यानी कि जो जितना पावरफुल होता था उतनी बड़ी रैंक का वो मालिक होता था, और वो इन्फ्लुएंशियल भी होता था। रिसोर्सेज उसके पास ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए होती थी एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ जाति। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी मीन्स डिफरेंट फ्रॉम एरिया टू एरिया, यानी कि जाति का लेवल एक जगह पर दूसरा हो सकता था और दूसरी जगह पर उस जाति का दूसरा लेवल हो सकता था। ये यहाँ पर जाति और एरिया के अकॉर्डिंग वर्क करता था। जातिज फ्रेम्ड देयर own रूलर्स एंड रेगुलेशंस own रूल्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। अब जातिज को फ्रेम किया गया था किसके बेस पे जातिज ने फ्रेम किया, अपने मतलब जैसे अपने मेंबर्स के लिए उन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशंस मैनेज किए कंडक्ट करने के लिए मेंबर्स को। एंड दीज रेगुलेशंस वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, और ये सारे रेगुलेशंस कौन मतलब इम्प्लीमेंट करता था? असेंबली होती थी एल्डर्स की। एल्डर्स मतलब बड़े लोग जो होते थे, सभा करते थे और वो बताते थे कि ये रूल्स रेगुलेशन हमारे जाति के लोग फॉलो करेंगे। डिस्क्राइब इन सम एरियाज एज द जाति पंचायत, कई एरियाज में इसको जाति पंचायत भी कहते थे। जो असेंबली होती थी उसको जाति पंचायत के नाम से भी जानते थे। बट जातिज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ द देयर विलेज। अब जो जाति के लोग थे, मतलब जो उनकी असेंबली के लोगों ने डिसाइड किया वो रूल्स तो वो फॉलो करते थे, बट वो विलेज के रूल्स भी फॉलो करते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्नड बाय अ चिफ्टेन, क्योंकि कुछ विलेजेस में को गवर्न किया जाता था चिफ्टेन के द्वारा। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ अ स्टेट, और दोनों एक साथ वो क्या बनाते थे? एक स्टेट की एक यूनिट को डेवलप करते थे। रीजन एंड एम्पायर, large states like those of the Cholas we can read in chapter 2, Tughlaqs chapter 3 and Mughals in chapter 4, encompasses many regions। अब बहुत सारी रीजन्स के बारे में हम इन चैप्टर्स में रीड करेंगे। संस्कृत प्रशस्ति, एक संस्कृत प्रशस्ति में चैप्टर 2 में हम रीड करेंगे। प्रेज की गई है दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की। उन्होंने कब शासन किया था? 1266 to 1287, एंड एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेच्ड फ्रॉम बंगाल। उनका मतलब शासन था बंगाल से लेकर के बहुत सारे, बड़ा एम्पायर था उनका। उनको गॉड बोलते थे। इन द ईस्ट टू गजनी, और ईस्ट डायरेक्शन में वो गजनी तक थे। नेम ऑफ प्लेस है बेटा, ठीक है। इन अफगानिस्तान, गजनी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में आज के दिन। इन द वेस्ट डायरेक्शन एंड इंक्लूडेड ऑल द साउथ इंडिया, दैट इज द्रविड़ एरिया बोलते थे उसको बेटा उस टाइम। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स, गौड़, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात apparently fled before his army। अब उनकी आर्मी के सामने वो सभी क्लियरली हम कह सकते हैं बिल्कुल कि वो सब यहाँ से डर करके भाग गए। हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को बहुत ही अजीब तरीके से माना है। उन्होंने कहा है कि ये सारी एग्जिजेशन मैनर है, कि बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, दावा किया गया है कि कॉन्क्वेस्ट का, कि इस तरह से वो लोग राजा लोग जीते थे। रिगार्ड दीज एग्जिजरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, एट द सेम टाइम they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent। अब उसी टाइम पे वे कोशिश करते हैं कि वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि वाई रूलर्स kept claiming, कि राजा लोग किस तरह से इतने बड़े एरियाज़ के ऊपर अपना मतलब क्लेम बताते थे कि इतना बड़ा एरिया हमारा है सब कॉन्टिनेंट। तो हिस्टोरियंस इस बात के लिए बहुत ज़्यादा
कंफ्यूज थे और वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों करते थे, वो क्लेम क्यों करते थे कि हमने ऐसा किया ऐसा किया. And by 700, many regions already possess distinct geographical dimensions and their own languages and cultural characteristics. You will learn more about these in chapter 9. 700 से हमने बात की कि बहुत सारे ऐसे रीजन से ऑलरेडी जिन्होंने पोजेस किया हुआ था डिफरेंट डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट जोग्राफिकल डायमेंशंस को एंड देयर ओन लैंग्वेज, अपनी ही लैंग्वेज वो यूज़ करते थे, अपने कल्चर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को वो यहाँ पर शो करते थे. और आप इस चीज़ के बारे में ज़्यादा पता करेंगे चैप्टर 9 में रीड कर पाएंगे. दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज, कि ये एसोसिएट मतलब जुड़े हुए थे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रूलिंग डायनेस्टीज से. एंड देयर वॉज कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स, कि आपस में उनका झगड़ा भी चलता रहता था. ओकेजनली डायनेस्टीज लाइक द चोलाज, खलजीज, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. There were considerably conflict. अब यहाँ पर हम बात करें कि बहुत सारा हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है स्टेट्स के बीच में. ओकेजनली मतलब कई बार ऐसा होता है कि डेंसिटीज़ के ऊपर होता था चोलाज, खलजीज, तुगलक्स एंड मुगलक्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर, वो अपना एम्पायर बना रहे थे. पैन रीजनल मतलब बड़े लेवल पर, पैन लेवल पर मतलब बहुत बड़े लेवल पर हम कह सकते हैं. एंड स्पेनिंग डाइवर्स रीजन्स, की बड़े बड़े रीजन्स उन्होंने अपने डेवलप किए हुए थे. नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल एंड और सक्सेसफुल, कि हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा एम्पायर क्या थे, स्टेबल थे या फिर सक्सेसफुल थे. कंपेयर फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे कब, टेबल 1 के अंदर. जो टेबल 1 हम चैप्टर 2 में रीड करेंगे, चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में. एंड व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ रूल ऑफ द खलजी एंड मुगलक डेंसिटी, मुगल डेंसिटी और खलजी डेंसिटी का कौन कौन सा ड्यूरेशन है वो भी हम उसी चैप्टर में रीड करेंगे, चैप्टर 1 की टेबल 1 में. व्हेन द मुगल एम्पायर डिक्लाइंड when the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states, चैप्टर 10 में. कि जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है बेटा पतन हो जाना, यानी फिर डिस्ट्रॉय हो जाना हम कह सकते हैं. 18th सेंचुरी में जब मुगल एम्पायर डिस्ट्रॉय हो गया तब इससे क्या हुआ कि इमरजेंस हुआ रीजनल स्टेट्स का, यानी कि जगह जगह पर स्टेट्स पर मतलब डिफरेंट वो एम्पायर्स बन गए थे, छोटे छोटे रीजनल स्टेट्स बन गई थी. बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर्स ऑफ द रीजन्स. अब क्योंकि जो पैन रीजनल यानी कि बड़े लेवल पर जो शासन हो रहा था उस चीज़ को अब अल्टर कर दिया गया, चेंजेस आ गए, बदलाव आ गए उनके कैरेक्टर्स में, उनके रीजन्स में, उनके जितने भी मतलब वहाँ के एरियाज थे उनमें. Across most of the subcontinent, the regions were left with the legacies of the big and small states that had ruled over them. अब जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी रीजन्स थे वो रह गए, या फिर हम कहें कि लेगेसी के रूप में बड़े और छोटी स्टेट्स यहाँ पर बन गई, उनके ऊपर रूल किया जाने लग गया. दिस वॉज अपेरेंट, दैट मीन्स क्लियर, इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर्ड ट्रेडिशंस. कि अब डिस्टिंक्ट मतलब यहाँ पर डिफरेंट और शेयर्ड ट्रेडिशंस, यहाँ पर अपनी अपनी ट्रेडिशंस को वो शो कर रहे थे. जितने डिफरेंट स्टेट्स थे, डिफरेंट लोग थे, अपने अपने ट्रेडिशंस को यहाँ पर शेयर कर रहे थे. एंड इन द रियलम ऑफ गवर्नेंस, अब जहाँ पर वो गवर्नेंस कर रहे थे यानी कि जहाँ पर शासन कर रहे थे अपने अपने एरियाज़ में, वो अपने ही ट्रेडिशंस फॉलो कर रहे थे. द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलाइट कल्चर्स एंड लैंग्वेज. अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर इकोनॉमी में भी बहुत सारे चेंजेस आए, कल्चर में भी बहुत सारे चेंजेस आए, लैंग्वेज में चेंजेस आए. थ्रू द 1000 ईयर बिटवीन 700 एंड 1750. हमने अभी बात की थी स्टार्टिंग में, जब 700 1750 से बीच में जितने भी चेंजेस आएंगे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो किस तरह से चेंजेस आए, डिफरेंट रूलर्स आए, तो डिफरेंट ट्रेडिशंस आई, इकोनॉमी आई, और डिफरेंट खाने के सामान भी, हमने बिवरेज की बात की, फूड की बात की. तो सारी चीज़ें हमारे डिफरेंट चेंजेस इसके ड्यूरेशन में आए 700 से 1750 के बीच में. एंड दीज रीजन्स फेल्ट द इम्पैक्ट ऑफ लार्जर पैन रीजनल फोर्स
process of integration without ever quite losing their distinctiveness. अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि रीजनल चेंज के बाद भी उन्होंने ये महसूस किया कि उनके पैन रीजनल फोर्सेस के आधार पर जो इंटीग्रेशन थी, जो डिफरेंसेस थे, वो भी उन्होंने अपनी चीज़ को लॉस किए बगैर, अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को लॉस किए बगैर किया, ठीक है, कि अपनी क्वालिटीज़ को उन्होंने मेंटेन रखा उस चीज़ में। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, अब देखिए कि पहले कैसे रिलीजन थे और अब कैसे हैं। 10,000 years of history that we are exploring with witnessing major developments in religious traditions। कि अब 10,000 ये जो 1000 years का जो हिस्ट्री था हमने रीड की, इसके अंदर हमने क्या एक्सप्लोर किया कि ये सारी चीज़ें विटनेस कर रही हैं कि जितने भी मेजर डेवलपमेंट्स आए रिलीजियस ट्रेडिशंस के अंदर। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजली इट वॉज कलेक्टिव। कि जो लोगों का विश्वास था डिवाइन में, यानी कि भगवान में हम कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल था, या हम क्या है कि यूजुअली था, और इट वॉज कलेक्टिव ऑल्सो, कि सब लोग उनको मानते थे भगवान को। कलेक्टिव बिलीफ इन अ सुपर नेचुरल एजेंसी, कि जो सुपर नेचुरल एजेंसी यानी कि भगवान में विश्वास जो उनका है रिलीजन में, धर्म में, वॉज ऑफन क्लोजली कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। अब इनसे बेनिफिट क्या हुआ बेटा कि हमारे सोशल और इकोनॉमिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हुई या फिर हम कहें लोकल कम्युनिटीज़ बनी, उनमें भी उनका बड़ा योगदान था, बड़ा सपोर्ट था। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दीज ग्रुप्स अल्टर्ड सो टू डिड देयर बिलीव्स। जैसे जैसे सोशल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स अल्टर्ड हुए, चेंजेस आए, वैसे ही उनके सोशल बिलीव्स भी आए। जैसे डिफरेंट कल्चर के लोग आए तो उन्होंने अपने बिलीफ को वहाँ पर एक्सप्रेस किया, यानी कि अपने भगवान को, अपने विश्वास को वहाँ पर शो किया। एंड इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंजेस ऑकर्ड इन व्हाट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। कि इस ड्यूरेशन में हम बात करेंगे इस पीरियड के अंदर कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए जिसको हम आज के दिन हिंदुइज्म कहते हैं। दीज इंक्लूडेड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नई हैं कि जैसे जैसे रिलीजन के लोग आए उन्होंने अपने अपने न्यू डाइटीज़ को शो किया, यहाँ भी अपने अपने देवताओं को, देवी देवताओं को यहाँ पर शो किया। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाई रॉयल्टी and the growing importance of Brahmins, the priests, and the dominant group of in society। अब क्योंकि वर्शिप के डिफरेंट डिफरेंट देवताज, न्यू डाइटीज़ यहाँ पर शो होते हैं, तो वो क्या कहते हैं टेम्पल्स में अपनी रॉयलिटी शो करते हैं, यानी कि जो रॉयल किंग थे उन्होंने टेम्पल्स बनवाए बेटा, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मर्चेंट्स थे, उन्होंने भी टेम्पल्स बनवाए। उन्होंने अपने यहाँ पर शो किया कि ब्राह्मण्स को यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, प्रिस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी, और डोमिनेंट ग्रुप्स थे सोसाइटी के वो। एंड देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट इन सोसाइटी। अब जो उनकी संस्कृत लैंग्वेज टेक्स्ट रीड करने की और राइट करने की जो ब्राह्मण्स की नॉलेज थी, उन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट प्रोवाइड करती है सोसाइटी के अंदर। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons, new rulers, searching for prestige। prestige होती है बेटा रिस्पेक्ट। अब न्यू रूलर्स को अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए उन्होंने क्या किया, पैटर्न्स को यूज़ किया। पैटर्न्स यहाँ पर शो किया गया कीवर्ड्स साइड में। एन इन्फ्लुएंशियल वेल्दी इंडिविजुअल हु स्पॉट्स अनदर पर्सन एज आर्टिशियन, अ क्राफ्ट पर्सन और अ लर्नड मैन। लर्नड मैन बहुत सारी क्वालिटी जिस पर्सन के अंदर होती हैं, एंड और अ नोबल पर्सन, ठीक है। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। सबसे बड़ी बात क्या आती है बेटा, यहाँ पर हमारे सामने एक चीज़ और आती है, इसको हम कहते हैं भक्ति। कि गॉडेस के प्रति हमारी जो फीलिंग है वो हम एक्सप्रेस करते हैं किस वर्ड से, वो वर्ड है भक्ति। of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priest or elaborate rituals। ये हमारा डेफिनेशन है भक्ति का,
कि एक लविंग, कि हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति, पर्सनल डाइटी के प्रति, वो डिवोटी होता है बेटा जो भगवान को पूजा करता है, दैट इज डिवोटी, एंड डाइटी होता है हमारा भगवान, ठीक है। विदाउट द एड ऑफ प्रिस्ट, बिना किसी प्रिस्ट के, यानी कि प्रिस्ट वहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। जो हमारी फीलिंग होती है हमारे गॉड के प्रति, दैट इज नोन एज भक्ति। एंड और एलिब्रेट रिचुअल, जो भी जितने भी बड़े रिचुअल्स हम करते हैं, रीति रिवाज, पूजा अर्चना वगैरह, डिफरेंट थिंग्स, यू विल बी लर्निंग अबाउट दिस इन एंड अदर ट्रेडिशंस इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में आप इन सब चीज़ों के बारे में रीड करेंगे। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent, कि ये ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत सारे नए रिलीजन्स सामने आते हैं सब कॉन्टिनेंट में। मर्चेंट्स एंड माइग्रेंट्स, मर्चेंट्स होते हैं जैसे ट्रेड करने के इरादे से जो पर्सन्स यहाँ पर आते हैं, दीज आर कॉल्ड मर्चेंट्स। एंड माइग्रेंट्स वो पर्सन हैं जो यहाँ पर किसी और जगह से आए हैं रहने के लिए, लिविंग बींग्स, ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट ब्रॉट द टेक्निक ऑफ द होली कुरान इन इंडिया इन द 7th century। सबसे पहली वो टीचिंग्स क्या लेकर के आए? होली कुरान, यानी कि कुरान जैसी पवित्र पुस्तक यहाँ पर लेकर के आए हमें सिखाने के लिए 7th century में। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक। अब मुस्लिम्स की ये क्या है? बहुत ही पवित्र पुस्तक है, जैसे हमारी हिंदूज की क्या है? रामायण और महाभारत। एंड एक्सेप्ट द सॉवरेंटी ऑफ द वन गॉड, वो एक ही गॉड को मानते हैं और उसे अल्लाह के नाम से बुलाते हैं। हुज लव, मर्सी एंड बाउंटी एम्बेस ऑल दीज हु बिलीव इन हिम, कि उनका लव, उनकी मर्सी, दया, बाउंटी, उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स जो आती हैं उसके लिए जो उन्हें मानते हैं। विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, वो सोशल बैकग्राउंड को बिलीव नहीं करते हैं, वो सभी के लिए एक हैं। मैनी रूलर्स वर पैट्रन्स ऑफ इस्लाम। अब बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो पैट्रन्स थे इस्लाम धर्म के। एंड उलमास लर्नड टेक्नोलॉजीज, थियोलॉजीज ऑफ एंड जूरिस्ट। थियोलॉजीज होती हैं लर्निंग्स ऑफ रिलेटेड टू रिलीजियस लर्निंग, दैट इज नोन एज थियोलॉजीज। एंड थियोलॉजियंस वो होते थे टीचर्स जो रीड करवाते थे उनको। एंड लाइक हिंदुइज्म, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers। अब जो हिंदुइज्म है, इस्लाम है, उसको इंटरप्रेट किया गया था वैरायटी ऑफ वेज, डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीके से इसके फॉलोवर्स के द्वारा, यानी कि जो उनके अनुयायी थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से। देयर वर द शिया मुस्लिम्स हु बिलीव्ड दैट द प्रोफेट मोहम्मद सन इन ला, कि जो वहाँ पर सिया मुस्लिम्स थे, यानी कि सिया और सुन्नी 2 डिफरेंट लीडर्स थे बेटा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी 2 डिफरेंट लीडर्स थे। तो सिया ने उनको कुछ और माना है, सुन्नी ने उनको कुछ और माना है। देखिए, मोहम्मद सन इन ला, जो मोहम्मद के दामाद हम कहेंगे अली थे, वॉज द लेजिटिमेट लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने उनको लीडर माना है। एंड द सुन्नी मुस्लिम्स हु एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द अर्ली लीडर्स, उन्होंने खलीफाज को माना है कम्युनिटीज़ में। एंड द सक्सीडिंग खलीफाज, जो जितने भी खलीफाज आने वाले थे उनको माना है। देयर वर अदर इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस स्कूल ऑफ लॉ। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस भी आते हैं हमें देखने के लिए डिफरेंट स्कूल्स में लॉ के, जैसे हनाफी एंड शाफी, मेनली इन इंडिया। एंड इन थियोलॉजी एंड मिस्टिक ट्रेडिशंस, थियोलॉजी में और मिस्टिक ट्रेडिशंस में। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, अब हम बात करेंगे कि टाइम के ड्यूरेशन में क्या हुआ, हिस्टोरिकल पीरियड्स में क्या हुआ। हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज ए पासिंग ऑफ आवर्स, डेज एंड ईयर्स, कि वो दिन बीतते हुए नहीं देख सकते, डेज बीतते हुए नहीं देख सकते, ईयर्स नहीं देख सकते एज ए क्लॉक और ए कैलेंडर। जैसे हमारी क्लॉक चलती है, कैलेंडर को हम देख सकते हैं, ऐसा नहीं था, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि हिस्टोरियंस में किसी टाइम और कैलेंडर का शो और नहीं किया गया है कि ड्यूरेशंस कब से कब, परमानेंट ड्यूरेशन नहीं पता है हमें, सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। हिस्टोरियंस ने सिर्फ अंदाजे से कहा है जो भी है। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। अब समय के साथ जैसे जैसे चेंजेस आए ना, वैसे वैसे उसको टाइम को डिवाइड किया गया है।
अब इन अ persistence and transformation of ideas and beliefs, जैसे जैसे persistence मतलब continuous जो change आ रहे हैं, transformation हो रहे हैं आइडियाज़ में, beliefs में. The study of time is made somewhat easier by dividing the past into large segments, कि बड़े बड़े segments में अगर हम divide कर पा रहे हैं तो हम study कर पा रहे हैं past की, otherwise नहीं कर पाते. पीरियड्स में हमने इनको डिवाइड किया है. दैट पोजेस शेयर्ड करेक्टरिस्टिक, जिनमें मतलब एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स थी उनको हमने एक पीरियड में काउंट कर लिया है, इसीलिए हम इसको हिस्ट्री को डिवाइड कर पाए. हिस्टोरियंस ने बहुत ही बड़ी हम कहेंगे हेल्प की हमें डिवाइड करने की हिस्ट्री को. इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री इन ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स. अब जो मिडल में 19th सेंचुरी के ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को डिवाइड किया है, 3 पीरियड में डिवाइड किया था बेटा, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. एंड दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ द रूलर वॉज द ओनली इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल चेंज. अब जो ये डिवीज़न है ये हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ रिलीजन बेस्ड है, कि जिस रूलर का रिलीजन मतलब उस टाइम पे यदि मुस्लिम था तो मुस्लिम के आधार पर डिवाइड किया गया है, हिंदू था तो हिंदू राजा के आधार पर डिवाइड किया गया है, और ब्रिटिशर्स ने शासन किया तो वो ब्रिटिशर पीरियड माना गया है. ठीक है, आपको भी इजी हो जाएगा ऐसे याद करने में, और ऐसे ही हिस्टोरियंस ने इसको डिवाइड किया है. एंड दैट देयर वर नो अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स. अब इससे ज़्यादा और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स यहाँ पर अगर कुछ देखने के लिए हैं तो वो यहाँ पर मतलब ये ही कह सकते हैं हम, इन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर. ज़्यादा तो नहीं लेकिन मतलब चेंजेस हुए हैं, तो रिलीजन के ज़्यादा चेंजेस हुए हैं मेनली हम कह सकते हैं. सच ए डिवीजन आल्सो इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कि एक बड़ा सा डिवीज़न जो हम इग्नोर कर रहे हैं, रिच डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें हमें सब कॉन्टिनेंट में मिली थी उस टाइम पे. Few historians follow this periodization today. Most look to economic and social factors of characterized the major element of different moment of the past. अब कुछ हिस्टोरियंस ऐसे थे जिन्होंने फॉलो किया पीरियडाइजेशन को. मोस्ट लुक टू इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, कुछ ने इकोनॉमिक फैक्टर्स को शो किया है, कुछ ने सोशल फैक्टर्स को शो किया है कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने के लिए. मेजर जो एलिमेंट्स थे डिफरेंट मोमेंट्स के वो यहाँ पर शो किए गए पास्ट के. द हिस्टोरीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड ए वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटीज़. आपने अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में रीड किया था क्लास 6 में, हंटर गैदरर्स के बारे में, अर्ली फार्मर्स के बारे में, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, आपने ये सभी रीड किया था क्लास 6 में. एंड अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स. एंड द हिस्टोरीज you will be studying this year are often described as medieval period. जो मेडिवल पीरियड के ड्यूरेशन में जो हुआ था वो सब आप क्लास 7th में रीड करेंगे बेटा. You will find out more about the spread of peasant societies and the rise of regional and imperial state formations, sometimes at the cost of pastoral and forest people. अब हम बात करें कि जो राइज हुआ था रीजनल और इम्पीरियल स्टेट्स का, फॉर्मेशंस कैसे हुआ था, जो कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल्स थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे या फिर फॉरेस्ट पीपल थे, एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन, कि अब जो हिंदुइज्म और इस्लाम धर्म का मेजर रिलीजन्स का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ वो सब हम रीड करेंगे. एंड द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज यहाँ पर आई इंडिया के अंदर, वो सभी हम रीड करेंगे क्लास 7th में. एंड दीज 1000 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री विटनेस्ड कंसिडरेबल चेंज. अब जो ये 1000 ईयर के ड्यूरेशन में जितने भी चेंजेस आए वो सभी चेंजेस हम यहाँ पर रीड करेंगे क्लास 7th में. After all, the 16th and 18th century were quite different from the 8th और the 11th. हम बात करेंगे 16th और 18th सेंचुरी की, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है किनसे, 8th और 11th सेंचुरी से. Therefore, describing the entire period as one historical unit, क्योंकि जो पूरा हिस्टोरिकल पीरियड यूनिट के रूप में एक बताया गया है, is not without its problem. ये जो वन हिस्टोरिकल यूनिट है वो बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर शो की गई.
Moreover, the medieval period is often contrasted with the modern period. किससे ज़्यादा हम बात करेंगे कि मेडिवल जो पीरियड है वो ज़्यादा कंट्रास्ट में दिया गया है मॉडर्न पीरियड से. मॉडर्निटी कैरीज विद इट्स इज ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस. अब जो मॉडर्निटी यानी कि शो की गई है उसमें मटेरियल प्रोग्रेस को ज़्यादा शो किया गया है एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को शो किया गया है. This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever. कि अब हम बात कर सकते हैं कि जो मेडिवल पीरियड के ड्यूरिंग जो लैकिंग यानी कि कमी रही है वो चेंजेस यहाँ पर whatsoever जो चाहे जो भी रहे हों वो सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. बट ऑफ कोर्स वी नो दिस वॉज नॉट द केस. बट ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है. जितनी भी चेंजेस आए जो भी है हमारी हिस्ट्री के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए. सारी चीज़ों को हमें नॉलेज होनी चाहिए. एंड ड्यूरिंग दीज 1000 years the societies of the subcontinent were transformed often and economics in several regions reached a level of prosperity that attracted the interest of European trading companies. अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी ड्यूरेशन में तो ऐसा हुआ कि सोसाइटीज़ में सब कॉन्टिनेंट में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इकोनॉमिक चेंजेस आए. बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके बारे में हम लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी के बारे में रीड करेंगे, अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जहाँ पर क्यों अट्रैक्ट हुई. एज यू रीड दिस बुक कि जैसे ही आप रीड करेंगे बुक, लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंज एंड द हिस्टोरिकल प्रोसेस ऑफ एट वर्क. कि आपको पता लगेगा कि कैसे डेवलपमेंट हुआ हमारे हिस्ट्री का, हमारे हिस्टोरियंस का, कितनी चेंजेस आए, किस तरह से लोग अट्रैक्ट हुए यहाँ पर, व्यापारी आए, मर्चेंट्स आए. एंड वट एवर ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वट यू रीड इन दिस बुक विद वट यू रीड लास्ट ईयर. कि आपने जो लास्ट ईयर पढ़ा था उससे चेंजेस में अब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. ठीक है कि बहुत सारे चेंजेस आपने अभी भी देखे होंगे. लुक आउट फॉर चेंजेस, और आगे क्या चेंज आए उसके लिए भी हमें हिस्ट्री पढ़नी है. लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यूटीज, कि क्या क्या कॉन्टिन्यूटी में हुआ, कि किस तरह से, क्योंकि डायरेक्ट हम आपको 8th की हिस्ट्री पढ़ा देते हैं तो आपको बीच में जो चेंजेस आए वो सब नहीं पता चलेंगे. इसलिए आपको कॉन्टिन्यूटी के साथ ये सारी चीज़ें रीड करनी है. Wherever you can, and look at the world around you to see what else has changed or remained the same. कि क्या चेंजेस आए और क्या सेम अब है. ये सभी चीज़ें हमें हिस्ट्री के चैप्टर के अंदर रीड करनी है. तो आज हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे बेटा, एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक्ड इट. थैंक यू.